जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले आपको याद रहेंगे? चलिए हम आगे चलते थोड़ा सा। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है ना? ये वाली इक्वेशन देखिए आप, ये वाली इक्वेशन दिख रहा हो ना, इसमें माइनस आर इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट, माइनस का इंटू कर दीजिए, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे हम लोग, इसको लेंगे y एक्सिस पर, बताया था अपनों ने, किसको लेंगे? r को। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए r लिया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए log लिया जाता है, log r। डिफरेंस है, फॉर्मूला देख मतलब ग्राफ देखते से ये ऑर्डर का पता चल जाता है। देखिए मैंने r को लिया, x एक्सिस पे किसको लूंगा मैं? टाइम को ले लूं, टाइम को क्या ले लूंगा? x एक्सिस पे ले लूं, तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा r नॉट, ये इंटरसेप्ट हो गया अपना, ये क्या हो गया? r नॉट, ठीक है। और स्लोप क्या होगा? निगेटिव माइनस के, एम क्या है? माइनस के है, तो निगेटिव ले लीजिए, तो आपका क्या हो गया? जीरो ऑर्डर का ग्राफ हो गया। दैट मीन्स अगर आपसे पूछ ले कि जीरो ऑर्डर का कौन सा ग्राफ है, तो उसमें आर और टाइम, फर्स्ट ऑर्डर में लॉग और टाइम, लॉग आर और टाइम ऐसे चलता है, राइट? दैट इज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए हम आगे चले, चलते थोड़ा सा। यहां लेते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम, वह टाइम जिसमें हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इट मींस रिएक्टेंट का हाफ पार्ट प्रोडक्ट में बदल जाता है। बात समझ आ रही? तो यहां पर टाइम को लिखेंगे हम लोग टी हाफ, एंड नाउ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज हाफ ऑफ इनिशियल। कितनी बच जाएगी? आधी बच जाएगी, तो हाफ लिख दिया। रिमेनिंग कितनी बचेगी? इनिशियल की हाफ। इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आर नॉट को ऐसे लिखा, माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे? देखो थोड़ा सा, आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे? आर नॉट बाय 2, अपान में क्या है आपका? के है, के को के ले लिया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? चलिए, और टाइम को लिखेंगे टी, आप लिखते हैं, ठीक है। चलो एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, और अपान में के को अपान में लिखो, ये अपान में के है ना, अपान वाला अपान में आ जाएगा, कैसे? चलो के अपन 1 कर दो, चलो तो इसको उल्टा करेंगे ना, तो 1 का चला जाएगा ऊपर, लेकिन के का रह जाएगा नीचे रह जाएगा, ऐसे समझ लो। दैट इज टी हाफ, ठीक है। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 आर नॉट है, 1 चला गया तो 1 बच जाएगा, आर नॉट बाय 2k, ठीक है। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है? हाफ लाइफ टाइम। कीप इन माइंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे, हाफ लाइफ टाइम भी डबल हो जाएगा। दैट मीन्स द हाफ लाइफ टाइम डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ नॉट डिपेंड ऑन आर नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड नहीं करता है। अगर 100 ग्राम सब्सटेंस का हाफ लाइफ टाइम 5 मिनट है, तो 2 ग्राम सब्सटेंस का हाफ लाइफ टाइम भी 5 मिनट होगा। नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये आपको मिलेगा फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके अंदर मिलेगा, वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी आपको वहाँ मिलेगा, और रेडियो एक्टिव डिके इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब आपको रेडियो एक्टिव डिके मिलेंगे।
लोग को ई में बदलोगे वो आपका फिजिक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको सॉल्व करके देखिएगा, वो केमिस्ट्री के फर्स्ट ऑर्डर से कनेक्टेड है। ठीक, चलिए, तो ये अपना क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब सुनो, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। टी हाफ को मैंने इधर लिखा R0/2K। ठीक, y इक्वल टू mx, तो इसमें c कितना है, 0। इन c कितना है, 0। c मतलब क्या, इंटरसेप्ट 0, तो ग्राफ कहां जाएगा, y एक्सिस पे क्या लिया, टी हाफ, y एक्सिस पे क्या लिया, टी हाफ, x एक्सिस पे क्या लिया, R0। तो यहां पर c कितना है, 0। स्लोप पॉजिटिव है 1/2K, तो स्लोप पॉजिटिव ऊपर जाएगा। कभी आपसे ना पूछ ले, इट इज द ग्राफ बिटवीन द R0 एंड टी हाफ, और यू कैन से, एक काम और कर सकते हैं, इसी को अगर मान लो R0 की टर्म में बनाना हो, इसको मल्टीपल करो, R0 इज इक्वल टू 2K टी हाफ, y इज इक्वल टू mx, इससे भी कर सकते हैं अपन लोग। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसको y एक्सिस पे ले लो, किसको लेंगे, R0 को, और टी हाफ को ले लें अपन लोग, x एक्सिस पे ले लें। तो m कितना है, 2K, और c कितना, 0 है। इंटरसेप्ट 0 है ना, तो ओरिजिन से आता है ग्राफ, और m कितना, 2K, तो ऊपर भेज दो, तो वो भी सही है और ये भी सही है। देखते फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो कीप इन माइंड, और हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला भी आप लोग जो है याद रखें। क्या इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे आप, वैल्यू पुट ही करना है और क्या करना है, क्यों, बात समझ में आ रही। चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए, देखिए बनाते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, बना दिया क्वेश्चन छोटा मोटा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज 100 सेकेंड, क्लियर, ओके। then find time to reduce the concentration of 0.1 molar to 0.01 molar। 0.1 मोलर को 0.01 मोलर में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है, राइट है। चलिए, तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसका यूज कीजिए। टी हाफ का फॉर्मूला आपको याद है, R0/2K। टी हाफ कितना दिया है, 100। R0 इनिशियल कितना है, 0.1, 2K को ऐसे रख दीजिए, इक्वेशन 1 हो गई। चलिए एक फॉर्मूला और था, उसके अंदर T इक्वल टू R0 - R/2K
के था, इनिशियल कितना 0.1, फाइनल कितना है R तो था रिमेनिंग, R क्या होता है रिमेनिंग, इतने तो बच रहा है। 0.1 से शुरू किया, कहाँ तक चले अपन 0.01 तक चले ना, चलिए तो रिमेनिंग कितना 0.01 अपन के पता नहीं, टाइम ये तो निकालना है। ऊपर कितना बचा 0.99 बचा, 0.09 सॉरी, माइनस करें कितना बचेगा 0.09 बच जाएगा। माइनस करना आता है बताओ, 0.1 है ये, इसे 0.01 घटाना है, माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस दूसरा लीजिए, यहाँ कितना 0 बचेगा, यहाँ कितना 10, 10 में सुन गया तो 9 0, ठीक है। इस तरह से करेंगे, बाकी इक्वेशन 2 1 डिवाइड 2 कर लें, 1 ईयर है 100.1/2k, और ये कितना है t अपॉन 0.09/k, कैसे k का कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लो, ठीक है। करो सॉल्व, क्या होगा थोड़ा सा, चलिए कीजिए, आप फटाफट कीजिए, पूर्ति कीजिए। 0.1/2, ये 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा नीचे। चलो सॉल्व करो, टी को ऊपर ले जाओ, इनको इधर लाओ, सॉल्व करो। चलो कैसे करेंगे, 100/t, इसको इधर ले जाए, चलो t इक्वल टू, इनको इधर लाइए 100 इंटू 2 इंटू 0.09 अपॉन 0.1। चलो सॉल्व करो, डेसिमल से 2 0 कैंसिल, डेसिमल के बाद 2 है ना, 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगी, तो कितना आ गया, बात समझ में आ रही, कितना आ गया 9 2 18 इंटू 10 180 आंसर, ठीक है। चलिए चलते हुए आगे, तो इस टाइप से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और वो जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, राइट। चलिए हम शुरू करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। नेक्स्ट वन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, राइट। चलिए हम शुरू करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। नेक्स्ट वन, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है नया टॉपिक लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है, इसको बताने के पहले मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। पहला कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, हीट एक्सचेंज के टर्म में। तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकल रही है, जैसे C+O2 इट गिव्स अस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है, राइट। यहाँ पर बहुत सारी हीट यहाँ प्रोड्यूस होती है, और इस हीट का यूज ही तो हम लोग जो है कुकिंग में करते हैं। भाई भुट्टे खाना है तो अंगारे पे सेकना पड़ेंगे, और अंगारा क्या है, जलता हुआ कार्बन है, कोयला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक टाइप की कंबशन रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन जल रहा है और हमें हीट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ हीट बाहर निकलती है, तो हीट आई कहाँ से, ये पहला क्वेश्चन, हीट आई कहाँ से। दूसरी बात, हीट निकल रही है तो उसको मेजर कैसे करेंगे। जैसे इसी रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल लें, ये है कोक, कार्बन, इसको कोयला भी बोलते हैं, ठीक, कोक, चारकोल कह सकते हैं,
ये O2। मैं कहता हूं कि अगर मान लो कहीं पर कोयला पड़ा हुआ है, ट्रक के अंदर कोयला पड़ा हुआ है, तो क्या वहां पर उस कोयले के कांटेक्ट में ऑक्सीजन होगी? बिल्कुल होगी। भाई कोयले का कोई भंडार है, गोडाउन है, उसके अंदर कोयला पड़ा हुआ है। अब हवा तो कांटेक्ट में है, तो वो कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लो जलता हुआ जो है कार्बन है, बर्निंग कार्बन है, अंगारा बोलते हैं। कभी हाथ पे रख के देखिए, पता चलेगा, है ना? वो ऐसा करना नहीं वैसे, है ना? तो अंगारा है, कोयला क्या हो गया? अंगारा हो गया, उसमें आग लग गई है, लाल हो गया है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब वो रिएक्शन लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि सारा कार्बन आपका खत्म नहीं हो जाए। तो यहाँ पे कितनी सारी बात आ रही है। ये कार्बन पड़ा हुआ है लेकिन रिएक्शन नहीं हो रही है, O2 कांटेक्ट में है, नहीं हो रही है। क्या करना पड़ेगा? कोयले में आग लगाने के लिए उस पर थोड़ा सा केरोसिन डाल के उसमें आग लगाना पड़ेगी। केरोसिन भभकेगा और वो केरोसिन लगभग 2 से 5 मिनट लगभग जलेगा। वहाँ पर कोयला क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या उसकी एनर्जी बढ़ेगी? यस। और उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिस पर कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है जलने लगता है। वो कार्बन धीरे धीरे गर्म होते होते एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो जलने लग जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर कितना हम लोग को हीट, कितना केरोसिन डालना पड़ेगा, कितने समय तक उसको जलना पड़ेगा, कार्बन को कितना गर्म करना पड़ेगा, कितनी हीट, कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। कितनी हीट सप्लाई करें? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सॉप, एक एड आता है, उसमें है, कहते हैं थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ऐसा एड में बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा है का मतलब क्या? थोड़े की जरूरत है उसका मतलब क्या? इन दोनों चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अच्छा एक बात तो बताइए, ये कार्बन में एनर्जी होती है, हम लोग काम करते हैं, है ना? हमें खाना चाहिए, क्या खाना हमें एनर्जी देता है? क्या खाना हमें एनर्जी देता है? बोला हाँ। खाना क्या? मान लो ग्लूकोज, उसको क्या मिली? ऑक्सीजन। क्या हो गया? कंबशन। कहाँ पर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। इसलिए तो काम करते हैं। मान लो काम जैसा पढ़े कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, काम करते, क्या खाने की जरूरत नहीं लगेगी? खाने की जरूरत लगेगी। क्यों? क्योंकि खाना में एनर्जी देता है। खाना क्या है? एक टाइप का केमिकल है। रिएक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे अपन मान लो ग्लूकोज और O2 लेंगे तो CO2 और H2 मिल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किन्हीं रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर लेते हैं अपन लोग एनर्जी, नीचे लेते हैं हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एनर्जी तो आप लोग जानते हैं कि भैया कितनी अपन लोग हीट या किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या होता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट कोई वेरिएबल नहीं है, इट इज ओनली द प्रोफाइल विच शो। प्रोफाइल मतलब हम लोग धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा के शो करना चाह रहे हैं, केवल बस शो करने के लिए हमने वेरिएबल मान लिया है। ठीक है? शो करने के लिए हमने एक वेरिएबल क्या कर लिया है? मान लिया है।
ठीक है। जैसे बोलता है ना कि अपने को कंप्यूटर में कोई सी फाइल खोलना है तो उसको क्लिक करते नहीं करते अपन लोग, तो ऐसे ही यहाँ पर एनर्जी को हम लोग को जो है एनर्जी चेन को शो करना है, इसलिए क्या है कि हमने एक प्रोफाइल मान लीजिए, इसको हमने क्या किया, केवल ये कोई वेरिएबल नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता। या आप यूँ कह सकते हैं कि चेंज आगे बढ़ रहा है, एनर्जी कैसे वेरिएशन होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, it is the energy of reactant, it is the energy of reactant, it is the energy of product, energy of product, ठीक। ये आपका रिएक्टेंट है, जैसे C+O2 टाइप से था, हमने उसको गर्म किया केरोसिन डाल के, उसमें तीली से आग लगाई, वो भभका, थोड़ा समय तक जलता रहा, धीरे धीरे छोटे छोटे कॉर्नर से उसमें क्या होता है, अंगारे बनने लगते हैं, छोटे छोटे अंगार बनते हैं, फिर वो क्या होता है, रिएक्शन होता है, बड़ा रूप ले लेते हैं, थोड़ी हम लोग उसको हवा वगैरह देना पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या बढ़ रही है, इतनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट में है, इतनी और चाहिए। तो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर इतनी एनर्जी क्या थी, मैं इसको थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं, थोड़ा सा 50, 100, 150, 200, ठीक है। It is the energy of product, it is energy of reactant, it is the energy of total, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँ से वहाँ तक की एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी एक्टिवेशन और ये वाली एनर्जी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल दोनों के सम को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ रीडिंग पर भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ ले बताइए ये जो है एनर्जी जूल में दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछ ले बताइए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। कौन सी रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन क्या फॉरवर्ड, और अगर बैकवर्ड करोगे क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन में ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो एक्टिवेशन कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 100 है और ये 200 है, कितनी हो गई, 100 हो गई। यहाँ से आकर डिफरेंस कितना हो गया, 100 से 200 तक ये कितना है, 100 हुआ नहीं हुआ। तो पहला क्वेश्चन हो गया एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो आंसर हो गया अपना 100। अच्छा क्वेश्चन अगला बोल दूं, एक्टिव एनर्जी बताइए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बताइए, बैकवर्ड के लिए रिएक्शन ऐसे चलेगी इस टाइप से, ये एनर्जी कितनी है 50 और ये कितनी है 200, तो बैकवर्ड के लिए ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, पता आपको, बात समझ में आ रही।
तो बैकवर्ड के लिए ये आपका बैकवर्ड में ये वाली हो गई रिएक्शन, तो ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है गिनो, ये 50 है और वो 200 है। 50 से 200 जाने क्या करोगे, 150 चाहिए कि ना, 200 200 माइनस 50 कर लीजिए तो आएगा। तो फॉर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कितनी आएगी, 150 जूल। राइट है, बात समझ आ रही, चलिए बात समझ आ रही। रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी थी, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी हो गई। राइट, ज्यादा एनर्जी वाले थे, अब कम एनर्जी वाले बचे, तो बाकी एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन बन जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो यस, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। चलिए और चलते हैं, मैं बोलता हूं रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, एनर्जी बताइए। क्वेश्चन है रिएक्शन एंथैल्पी, तो एंथैल्पी चेंज होता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी होता है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है 50, रिएक्टेंट एंथैल्पी कितनी है 100, कितनी आएगी -50। ठीक है, कीप इन माइंड एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। क्या दोनों रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, नहीं। फॉरवर्ड के लिए कितना है 100 और बैकवर्ड के लिए कितना है 150। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए कितना है 100 और बैकवर्ड के लिए कितना है 150। राइट, समझा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी required by the reactant molecule to convert into product। ठीक है, चलो थोड़ा सा नोट कीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।